हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज सूडो फोर्स एंड इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या होता है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्या होता है, और सूडो फोर्स, ये दोनों कनेक्टेड है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहली बात, हम कुछ आपको 2-3 एग्जाम्पल देते हैं जिसमें आपको कम से कम ये पता चलेगा कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता है, और आप लोग इसको ऑब्जर्व किए हैं। जैसे मान लो, अगर आप कार में बैठे हुए हो, बस में बैठे हुए हो सपोज, और या ट्रेन में बैठे हुए हो, और मान लो कि कार या बस एक्सिलरेटेड हो, आगे की तरफ एक्सिलरेटेड हो, तो आप किधर झुक जाते हो, किधर गिर जाते हो, किधर झुक जाते हो, आगे या पीछे? जबकि कार आगे की तरफ एक्सिलरेटेड है या बस आगे की तरफ एक्सिलरेटेड है, लेकिन आप पर फोर्स किधर लगता है? क्या ऑब्जर्व करते हो? पीछे। तो साहब, ये पीछे कौन आपको फोर्स लगाता है? पीछे आपको कौन धकेलता है? समझ में नहीं आता कौन धकेल रहा है, लेकिन ऐसा होता तो जरूर है, ऐसा ऑब्जर्व होता है। मान लो ट्रेन पर ही तुम खड़े हो, मान लो ट्रेन अचानक आगे की तरफ एक्सिलरेटेड हो जाए, तो आप किधर झुकते हो? पीछे की तरफ। कभी कभी गिर भी जाते हो, है ना? तो आगे कौन, पीछे की तरफ कौन आपको वहां पर धकेल रहा है? कौन फोर्स लगा रहा है? कौन फोर्स लगा रहा है? इवन सर्कुलर मोशन की ही बात करें, अगर आप मान लो किसी भी गोलंबर के चारों तरफ, मान लो किसी ऑटो पर बैठे हुए और गोलंबर के चारों तरफ मान लो ऑटो चक्कर लगा रही है, तो वहां भी देखते हो आपके ऊपर फोर्स किधर लगता है? बाहर की तरफ लगता है। बाहर फेंका जाओगे तो वहां पर आपको कौन बाहर की तरफ फोर्स लगाता है? तो ये कई एग्जांपल्स हैं जो कि आपका इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है, लगता तो जरूर है ना? और इसी फोर्स को कहते हैं सूडो फोर्स। क्या कहते हैं इसको? सूडो फोर्स। सूडो का मतलब होता है झूठा फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, छलिया फोर्स, है ना? आप जो कह लीजिए, है ना? सूडो फोर्स कह लीजिए या इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, है ना? या वर्चुअल फोर्स, है ना? झूठा फोर्स, छलिया फोर्स, बहुत सारा इसका नाम है, आप इसको जो कह सकते हैं, ठीक है? तो कई एग्जांपल्स भी आपके पास है। जैसे मान लो, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देते हैं आपको। जैसे मान लो आप चटाई पर खड़े हो, मैट पर आप खड़े हो, ठीक है? और मैट को पकड़ के हम आगे की तरफ जोर से खींच लिए, आप किधर गिर जाते हो? हमने क्या पीछे फोर्स लगाया था? आप गिरे, मैं क्या करूं? हमने तो आगे फोर्स लगाया था। आप किधर गिरते हो? पीछे गिरते हो, ठीक है? किधर गिरते हो? पीछे। या नहीं गिरते हो तो गिरते गिरते बच जाते हो, है ना? तो लेकिन पीछे फोर्स तो लगता है। तो क्या हमने पीछे फोर्स लगाया था? नहीं लगाया था। आप गिरे तो मैं क्या करूं? हमने तो फोर्स आगे लगाया था, आप पीछे गिर जाते हो, है ना? तो ऐसा कई एग्जांपल्स है जहां पर कि एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? तो देखो, वास्तव में अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो यह जो है एक्चुअली इनर्शिया के कारण प्रोड्यूस होता है। मान लो जैसे आप मैट पर खड़े हो, हमने क्या किया? आगे की तरफ मैट को खींच लिया पकड़ के। तो होता क्या? जैसे मान लो आप आराम से खड़े हो, आप रेस्ट में हो, रेस्ट में हो, और जैसे ही हम मैट को पकड़ के आगे की तरफ खींच लिए, तो आपका पैर वाला जो पोर्शन है वो आगे आ गया, और जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है वो उसी पोजीशन पर आ गया। तो पैर आपका आगे हो गया, बाकी बॉडी पीछे हो गया, तो आपको लगता है पीछे गिर गया, लेकिन वास्तव में ये इनर्शिया की वजह से होता है। और पैर आपका आगे आ गया, बाकी जो बॉडी था वो जिधर था, जहां था वहीं उसको मौका नहीं मिला ट्रांसफर होने का। बात समझ रहे हो?
तो एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, वर्चुअल फोर्स, जो कह लीजिए, ठीक है। तो देखो वास्तव में अब यहां पर देखिए ये इनर्शिया के कारण प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम क्या है और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। इनर्शियल फ्रेम होता है जब कोई भी बॉडी या जो रेफरेंस है, जो ऑब्जर्वर है, जो रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है जो भी आपका ऑब्जर्व कर रहा है, किस फ्रेम में वो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर। तो अगर ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में हो या तो नहीं यूनिफॉर्म मोशन में, या तो रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो, मोशन में नहीं यूनिफॉर्म मोशन में। अगर ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में हो या तो यूनिफॉर्म मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान वेग, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो? एक समान वेग, बात क्लियर हुआ या नहीं? तो यह जो होता है इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी बॉडी या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वह जो ऑब्जर्वर है, वह जो फ्रेम है जिससे कि वह कोई भी बात को ऑब्जर्व कर रहा है, वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। वह जो ऑब्जर्व करेगा जिस फ्रेम में है वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम। और अगर वह एक्सेलरेटेड हो गया, ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड हो गया मतलब वेलोसिटी उसका बढ़ गया, चेंज कर गया या घट गया, ठीक है। एक्सेलरेटेड हो गया, तो एक्सेलरेटेड होगा तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब वो जो रेफरेंस फ्रेम होगा क्या कहलाएगा? वो नॉन इनर्शियल, मतलब नॉट इनर्शियल। नॉन इनर्शियल मतलब नॉट इनर्शियल, समझना। इनर्शियल नहीं है वो, इनर्शियल नहीं है तो क्या होगा साहब? नॉन इनर्शियल होगा। इनर्शियल जब नहीं होगा तो क्या होगा? नॉन इनर्शियल होगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ? तो अब यहां पर देखो इसका और प्रैक्टिकल एग्जांपल हमने गाड़ी के बारे में आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी अचानक एक्सेलरेटेड हो जाए तो आप पीछे की तरफ झुकते हो। मान लो उसी तरह से जैसे मान लो गाड़ी से जो है कोई भी पेंडुलम लटका हुआ, कोई भी बॉडी जैसे डॉल वगैरह देते हो गाड़ी में लोग लटका लेते हैं, पेंडुलम लटका हुआ है या डॉल लटका हुआ है, और अगर ये एक्सेलरेटेड है, इस तरह से ये एक्सेलरेटेड है, तो बोलो तो साहब क्या डॉल ऐसे रहेगी? क्या ऐसे रहेगा? तो क्या हो जाता है? ये इधर भाग जाता है थोड़ा। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन ये ऐसा होता है ना, ये वास्तव में ऐसे भाग जाता है, ठीक है। तो अगर ये एक्सेलरेटेड होता है तो यहां पर आकर के किसी सर्टेन एंगल से ये जो बॉब है या डॉल है कुछ भी, ये किसी सर्टेन एंगल से यहां पर आकर के अस्थिर हो जाता है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान लीजिए किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेटेड है, तो ये तुरंत यहां जैसे ऐसे था ये ऐसे हो गया, और किसी सर्टेन एंगल पर आकर के ये ऐसे अस्थिर हो जाता है, ठीक है। किसी सर्टेन एंगल पर आकर के ये अस्थिर हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ठीक है। तो अब यहां पर देखिए आखिर होता क्या है। देखो यहां पर जो है mg फोर्स ये तो नीचे लगता ही है, mg जो है ये नीचे तो लगता ही है। तो अब यहां पर चूंकि जब गाड़ी एक्सेलरेटेड होती है तो ये इधर की तरफ एक सूडो फोर्स वर्क करता है, इसके तरफ ये सूडो फोर्स वर्क करता है, दैट इज योर ma। यह जो फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ही होगा, लेकिन जो गाड़ी का एक्सेलरेशन है वो इसके पीछे की तरफ लगेगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ या नहीं? तो ये इधर लगता है और इसके वजह से इस तरह का सिचुएशन बनता है। बात क्लियर हुआ? तो देखो थोड़ा हम इनर्शियल नॉन इनर्शियल की भी बात कर लें।
तो क्या बताएं कि वास्तव में जो फ्रेम है ये दो तरह का होता है। रेफरेंस फ्रेम आप कह सकते हो उसको, रेफरेंस फ्रेम दो तरह का। कौन कौन सा? इनर्शियल फ्रेम और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, देखिए साहब, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? वास्तव में इनर्शियल फ्रेम हम लोग डिफाइन करते हैं जिसमें कि न्यूटन्स लॉ आपका वैलिड हो। न्यूटन्स लॉ जिसमें वैलिड हो उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉ वैलिड होना चाहिए या अच्छे से लागू होना चाहिए, है ना, ये कहें तो इसमें क्या होता है? इन विच न्यूटन्स लॉ इज वैलिड कहिए या अप्लीकेबल या होल्ड गुड जो कहिए, है ना, इन विच न्यूटन्स लॉ इज वैलिड, ये आपका इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। और नॉन इनर्शियल क्या होता है? जिसमें कि न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हो, इसमें न्यूटन्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। इसमें जो है न्यूटन्स लॉ इज नॉट वैलिड, इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। और जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है, नॉट वैलिड, नॉट एप्लीकेबल जो कहिए, तो ये कैसा फ्रेम होता है साहब? ये कैसा होता है? नॉन इनर्शियल होता है। कैसा होता है? नॉन इनर्शियल होता है। आई बात समझ में? अब थोड़ा इसको और समझिए। अभी बनाना नहीं है आप लोग को, फिर हम बताएंगे। अब एक लिफ्ट वाला जो एग्जाम्पल है, जरा इससे हम लोग थोड़ा समझे। इस डायग्राम को ऊपर थोड़ा बना देते हैं। मान लीजिए कोई भी आदमी जो है मान लीजिए कि लिफ्ट पे चढ़ा हुआ, ये लिफ्ट पे खड़ा है और लिफ्ट जो है ऊपर के तरफ एक्सेलरेटेड हो। लिफ्ट क्या हो? ऊपर के तरफ एक्सेलरेटेड हो, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, इसमें आप दोनों ही एग्जांपल ले सकते हैं। या तो आदमी यहां पर खड़ा है, नहीं तो और अच्छे से समझने के लिए आप ये भी ले सकते हैं कि लिफ्ट के सेलिंग से यहां पर किसी भी बॉब को लटका दीजिए, किसी भी बॉडी को लटका दीजिए, ठीक है। लिफ्ट के सेलिंग से किसी भी बॉडी को लटका देते हैं, ध्यान से समझिए। और लिफ्ट हमने कहा कि ये किसी सर्टेन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड हो, किसी सर्टेन एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड हो। और इसको जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जर्व कर रहा है जो यहां पर कोई भी खड़ा आदमी है, यहां पर कोई आदमी खड़ा है ग्राउंड पर, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, क्या है? ये ऑब्जर्वर है, ये ग्राउंड पर खड़ा है। तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा? जरा ध्यान से देखो, ये क्या ऑब्जर्व करेगा? देखो इस पर जो फोर्स लग रहा है mg नीचे, ये तो लगेगा ही, और यहां पर टेंशन T धागे में ये तो लगता ही है ना। और ये लिफ्ट मान लीजिए ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, तो इसमें देखो एक्सेलरेशन A है, तो T माइनस mg, ये क्या ऑब्जर्व करेगा? देखो T माइनस mg इक्वल टू कितने के बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये T कितने के बराबर होगा? तो mg प्लस mg को इधर कर दीजिए, तो T कितने के बराबर हो गया? mg प्लस ma हो गया ना। तो ये आपका टेंशन धागे में ये आपका ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। आई बात समझ में? ये जो है ग्राउंड से ऑब्जर्वर कर रहा था, तो ये जो रीडिंग आ रहा है ये ऑब्जर्वर किस में है? किस में है? इनर्शियल या नॉन इनर्शियल में? फॉर इनर्शियल फ्रेम, ये इनर्शियल फ्रेम के लिए ये बात होती है, ठीक है। लेकिन यही बात अगर हम ये कहें कि अब जो ऑब्जर्वर है वो यहां पर नहीं है, अब हमने कहा इसका एक दूसरा फिगर या छोटा सा मैं बनाता हूं, और यहां हमने कहा कि अब जो है ये तो डॉल है ही, ठीक है,
अब ऑब्जर्वर को मैं यही लिफ्ट में ही खड़ा कर देता हूं, जैसे यहीं पर अब मान लीजिए कि लिफ्ट में ही अब ऑब्जर्वर जो है खड़ा है, ठीक है। अब यहां नहीं है बल्कि ऑब्जर्वर यहां है। तो अब ये बताओ, लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो क्या इस बॉडी का एक्सेलरेशन ये ऑब्जर्वर अगर है तो ये एक्सेलरेशन ये ऑब्जर्व करेगा क्या? नहीं। इस एक्सेलरेशन को ये ऑब्जर्व करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा साहब? ये खुद भी एक्सेलरेटेड है, इसका मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पर एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब यह जो ऑब्जर्वर है ये यहाँ पर एक्सेलरेटेड है। तो यह जो ऑब्जर्वर है ये आपका किस में है? नॉन इनर्शियल में आ गया। ऑब्जर्वर किस में आ गया? नॉन इनर्शियल में आ गया। आई बात समझ में? इसलिए कि ऑब्जर्वर यहाँ पर खुद अब एक्सेलरेटेड है, तो इसके एक्सेलरेशन को ऑब्जर्वर अब ऑब्जर्व नहीं करेगा। करेगा क्या? ऑब्जर्वर ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर नॉन इनर्शियल की बात अगर हम करते हैं, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम, ध्यान से देखिए, अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ पर t इक्वल टू, जब इसका एक्सेलरेशन ये ऑब्जर्व करेगा ही नहीं, तो ये क्या ऑब्जर्व करेगा? सीधा t इक्वल टू mg ऑब्जर्व करेगा। तो टेंशन कितना हो जाएगा साहब? t इक्वल टू mg हो गया। और इसके अनुसार जब ग्राउंड पर ऑब्जर्वर था तो कितना आया था? t mg प्लस ma। अब सवाल यह है कि इस धागे में जो टेंशन होगा क्या वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा क्या? कि कौन हमको देख रहा है उसके हिसाब से हम तनाव पैदा करेंगे? क्या धागे में जो टेंशन होगा क्या वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करना चाहिए क्या? वो तो फिक्स होगा। तो सवाल है कि इसमें कोई एक सही है कोई एक गलत है। ये तो होता है कि धागे में जो टेंशन होगा क्या वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसमें से कोई एक सही है और कोई एक, तो सवाल है कि कौन सही है और कौन गलत है ना? कौन सही है और कौन गलत है? ऑब्जर्वर पहले तो समझ में आया। इसमें ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर कहाँ था? ग्राउंड पे। तो कौन सा फ्रेम था? कौन सा था? ये इनर्शियल। ग्राउंड पर था तो इनर्शियल हुआ, इसलिए तो रेस्ट में है, रेस्ट में है। और जब यहाँ इस ऑब्जर्वर को बैठा दिया, चल तो लिफ्ट में आ जाए, लिफ्ट में चढ़, वहीं से ऑब्जर्व कर, देखो क्या होगा। तो ये अब लिफ्ट में आ गया, तो ये अब कैसा ऑब्जर्वर हो गया? अब नॉन इनर्शियल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अब कोई एक सही है और कोई एक गलत है। तो इसको अब कौन सही है और कौन गलत है, इसको जानने के लिए क्या किए? देखो सिचुएशन सेम होता है। अब क्या कि यहाँ पर जैसे आदमी को यहाँ पर लिफ्ट में एक खड़ा कर दिया, अब इसके नीचे एक वेटिंग मशीन लगा दिया, वेटिंग मशीन पर उसको खड़ा। अब वेट तो कोई एक ही ऑब्जर्व करेगा। बात वही है, दोनों सिचुएशन सेम है, समझने के लिए है कि वेटिंग मशीन पर इसको खड़ा कर दिया। तो यहाँ भी तब फिर दो सिचुएशन आएगा, एक mg प्लस ma का आएगा और दूसरा mg का आएगा। तो देखा गया कि यह जो वेटिंग मशीन है ये mg प्लस ma वाला दे रहा है आंसर। वेटिंग मशीन जो है mg प्लस ma वाला नहीं दे रहा, मतलब mg वाला नहीं दे रहा। किसका दे रहा है? mg प्लस ma वाला दे रहा है आंसर वो। ये वास्तव में वेट जो है इसके हिसाब से है। तो इसका मतलब ये लागू नहीं हुआ, ये इसका मतलब ये गड़बड़ है। तब इस गड़बड़ी का कारण क्या हुआ साहब? कि ऑब्जर्वर जो है इसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम के लिए न्यूटन्स लॉ लागू होता है, नॉन इनर्शियल के लागू नहीं होगा। तो गलती यहाँ पर यही हो गई कि ऑब्जर्वर यहाँ पर नॉन इनर्शियल में था, इस वजह से ये इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका तरीका क्या लिया गया, टेक्निक क्या लिया गया? भाई आप जैसे भी हो, अगर आपको लगाना है, आंसर निकालना है, तो तरीका अब यह दिया गया कि एक एक्सेलरेशन जो है, मान लो अगर यहां पर भी आप खड़े हैं तो बाकी टी और mg ये तो है ही, और आपका सिस्टम जिस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है उसके अपोजिट में ma लगा लीजिए। आई बात समझ में?
एक फोर्स और लगा दीजिए आप ma, जो सिस्टम आपका एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो वैसे स्थिति में अगर आप यहां पर भी बैठे हैं तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? और इसमें तो इसको तो कोई कष्ट ही नहीं, तो एकदम सही निकाल रहा। बात समझ गए ना? ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं साइड हो लेता हूं, फिर आप लोग को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अब यहां पर जो एप्लीकेशन है सूडो फोर्स का, वो किस तरह से प्रॉब्लम में किया जाता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई भी लिफ्ट है, ये लिफ्ट का ये या एलिवेटर बात है की है, लिफ्ट ऊपर के तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, और यहां पर सपोज कोई भी जो आदमी है ये खड़ा है लिफ्ट में, ठीक है? तो होगा क्या, देखो जैसे mg ये तो नीचे लगेगा ही। अब यहां पर चूंकि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके वजह से एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज सूडो फोर्स, और ये क्या होगा ma। आई बात समझ में? क्या लगेगा ma। जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर लग जाएगा? नीचे लगेगा। किधर लग जाएगा? नीचे लगेगा। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर देखो हमने जो कहा, जैसे मान लो यहीं पर अगर ये वेटिंग मशीन पर खड़ा हो तो कितना ये वेट इसका वेटिंग मशीन ऑब्जर्व करेगा, ठीक है? तो चाहे ये केस हो या हम ये कह दें आपको, अभी जो हमने कहा था कि यहाँ से किसी भी डॉल को बॉब को लटका दीजिए ऊपर की तरफ, ये एक्सेलरेटेड, बात एक ही है कि नहीं दोनों? तो mg तो नीचे और बाकी ma भी नीचे लगेगा, और टेंशन धागे में अपने जगह पर, ठीक है? दोनों के हिसाब का एक ही है, ठीक है? तो अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, अब जो रिजल्टेंट फोर्स की बात होगी, अब जो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लेंगे तो F इक्वल टू क्या लेंगे साहब? mg और प्लस ma। तो F इक्वल टू m और g प्लस a। ये बात समझ में आया या नहीं? तो अगर लिफ्ट ऊपर के तरफ एक्सलेटेड हो तो सूडो फोर्स नीचे के तरफ लग जाएगा। आई बात समझ में? और ये इनर्शियल या नॉन इनर्शियल लागू अब दोनों में होगा, क्योंकि ये तो देखें कि इनर्शियल वाला ही सही है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये लागू नहीं होता है। लेकिन लागू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सूडो फोर्स को आप नीचे लगा दीजिए। अगर यहाँ पर भी कोई ऑब्जर्वर मान लो खड़ा होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया आपको, तो तरीका फिर यही है कि आप एक ma लगा दीजिए अपने अपोजिट डायरेक्शन में, फिर न्यूटन लागू कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए एक अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगाना पड़ता है, एंड दिस फोर्स इज नॉन एज सूडो फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाता है? सूडो फोर्स। आई बात समझ में? और हम लोग शुरू में ऐसे रिएक्शन के रूप में भी हम लोग समझा देते हैं, तो कभी कभी टीचर को जो है समझाने के लिए कुछ और दूसरा तरीका भी लेना पड़ता है, जो कि सही नहीं है। लेकिन सही समझाने के लिए कभी कभी गलत का सहारा लेना पड़ता है ना? जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे 6-7 में कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन वही अब आपको हम पढ़ाएंगे प्रकाश वेव फॉर्म में चलती है, अब टेढ़ी हो जाएगी। तो उसमें गुरुजी पढ़ाए आपको सीधी रेखा में चलती है, तो आपके हिसाब से, उम्र के हिसाब से ठीक पढ़ाए। अब आपको हम आप अभी के उम्र के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, बाद में हो सकता है ज्यादा जवान हो जाओगे तो कुछ और भी पढ़ोगे, ठीक है? तो चलिए अब आगे की बात करें, ठीक है? बात समझ में आया? तो यहाँ पर जो है अगर लिफ्ट एक्सेलरेटेड अपवर्ड हो तो, अब यहाँ देखिए अगर लिफ्ट डाउनवर्ड हो जाए, ठीक है, लिफ्ट डाउनवर्ड हो जाए तो देखिए साहब, अब फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, नीचे के तरफ एक्सेलरेटेड हो तो साहब फिर क्या होगा? देखिए तो अब यहाँ पर mg ये तो नीचे हमेशा लगेगा। अब लिफ्ट आ किधर रही है? जरा ध्यान से समझो, लिफ्ट किधर आ रही है? माइनस ma। तो सूडो फोर्स किधर? सूडो फोर्स किधर? ma। तब रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करेंगे साहब? क्या करेंगे? mg में ma को हटा देंगे। तब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स
F इक्वल टू क्या करेंगे, mg में ma को घटा देंगे तो साहब F इक्वल टू कितना हो जाएगा, m कॉमन और g माइनस a। आई बात समझ में? या इसी में क्वेश्चन पूछे कि भाई नीचे जो आपका ये मान लीजिए कि ये जो वेटिंग मशीन है कितना वेट ऑब्जर्व करेगा, तो ऊपर वाले केस में ऑब्जर्व क्या करेगा, ज्यादा कि कम? ज्यादा, सबसे ज्यादा इसी सिचुएशन में करेगा। और नीचे ये वाले सिचुएशन में क्या होगा, जब डाउनवर्ड जा रहा है तो कम हो जाएगा, तो क्या होगा, कम ऑब्जर्व करेगा, ये वेट इसका कम हो जाएगा। तो क्या ऐसा वास्तव में वेट कम हो जाएगा क्या? तब तो हम ही को ज्यादा खुशी होगी अगर वेट कम हो जाए तो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तब तो लिफ्ट पर मान लो खड़े दो चार बार, है ना, बात समझ गया ना? ऐसा होने वाला नहीं छोटू तेरा बढ़ने वाला है, समझ गया ना? ठीक है, बात समझ गया? तो F इक्वल टू m g माइनस a, तो यहाँ पर वेट कम शो करेगा, है ना, वेट कम शो करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा। ठीक है, और अगर लिफ्ट की रस्सी वैसा ऐसा हो नहीं, खाली फिजिक्स बताने के लिए करे, ऊपर वाला ऐसा करे नहीं, है ना। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो क्या होगा साहब, तो क्या होगा, वेटलेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब A बराबर G हो जाएगा, A बराबर फ्री फॉल हो जाएगा ना, रस्सी टूट गया तो फ्री फॉल हो गया, है ना, बात समझ गए ना? If rope of lift is broken, ऐसा हो नहीं भाई, ऐसे ही बोल रहा है, और बढ़ाना है क्वेश्चन तो पूछा जाता है 1 रुपए में 5 दर्जन केला मिलता है तो थोड़े मिलता है, ऐसे, है ना, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो साहब A बराबर G हो जाएगा और F इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लीजिए इसी में A को G कर दीजिए तो G माइनस मतलब लड्डू, F कितना हो गया, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस। ये भारहीनता की स्थिति इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति कहते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस, है ना, मतलब आपको लगेगा कि मेरा वजन खत्म हो गया, है ना। और इवन अगर जैसे होता है ना कि डर भी लगता है, बच्चा में जैसे चढ़े हो गए, है ना, वो अचानक जब नीचे आने लगता है तो बड़ा डर लगता है, हालांकि मुझे तभी भी बहुत डर लगता है ना। एक बार मैं इधर चढ़ा था, फिर जो कान पकड़ लिया मैं नहीं चढ़ूंगा, है ना, नहीं वो तो बाल बच्चे को चढ़ाने के लिए कभी कभी जबरदस्ती, ठीक है, लेकिन बड़ा जो है खराब चीज होता है, जब नीचे ऊपर जाने में तो मजा आता है ना, ऊपर जाने में तो अच्छा लगता है ना, आज जब नीचे आता है तो मिजाज ठंडा हो जाता है ना। तो वही जो है कॉन्सेप्ट ऑफ वेटलेसनेस वही होता है, बात समझ में आया? ठीक है, तो आइए पहले थोड़ा इसको भी लिख लीजिए, फिर आगे हम और अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। पहले इसको देखो, अब यहाँ पर टाइप 10 होगा ये, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा, टाइप 10 कर दीजिए, ये टाइप 10, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सूडो फोर्स का ही। अब इसमें हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी है ना, कार हो, बस हो, ठीक है, और अगर यहाँ से कोई भी डॉल या बॉब मान लो लटका हुआ है, सस्पेंडेड है, और ये कार आगे के तरफ एक्सेलरेटेड है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यही आपका केस है। इफ कार, बस, व्हीकल कुछ भी एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की तरफ ये एक्सेलरेटेड हो, ठीक है। तो अब क्या देखते हो, जब ये आगे की तरफ एक्सेलरेटेड होता है, यह जो डॉल है क्या ऐसे रहेगा, अगर एक्सेलरेटेड होगा तो एक्सेलरेटेड होगा तो ऐसे नहीं रहेगा। अच्छा ये बताओ, अगर यूनिफॉर्म होगा तो, अगर गाड़ी यूनिफॉर्मली जाए तो तब आराम से ऐसे ही लटका रहेगा। हम ऐसा थोड़ी ऐसे करते रहता, मान लो तुम अगर जैसा ट्रेन फुल स्पीड में ही हो, आराम से बैठे हुए हो फुल स्पीड में ही, लेकिन अगर वो कॉन्स्टेंटली चल रहा है तब हमेशा ऐसे ऐसे थोड़ी होते हो, तो होते कब हो ऐसे ऐसे, जब वेलोसिटी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, है ना, तब ऐसे ऐसे होते हो। ऐसा थोड़े, हवाई जहाज तो बहुत स्पीड में चलता है, तब तो वहां ऐसे ऐसा थोड़ी होता, आराम से लोग उसमें और बैठा रहता है, पेपर ऊपर पढ़ सकता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है, और अब वहाँ कोई इधर उधर वाली बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन
जब वो टेक ऑफ होगी और जब लैंड करेगी तब फिर वहां पर थोड़ा सा जो है कॉन्शियस रहना पड़ता है। जब टेक ऑफ होती है ना, जब लैंड करती है तो फिर वहां कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तब तो फिर आपका डॉल जैसे दिख रहा है आपको वैसे ही दिखेगा, चाहे वो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्यों नहीं जा रहा हो, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से क्यों नहीं जा रहा हो, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो फिर वैसे स्थिति में साहब जैसे आपको ये डॉल दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, तो इसमें सवाल नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो? तो सवाल कब बनेगा? जब ये एक्सेलरेटेड वे में हो। ठीक है, जब एक्सेलरेटेड जाता है तो फिर क्या होगा, ये जो डॉल है ये ऐसे यहाँ पर किसी सर्टेन एंगल से क्या होता है, ये ऐसे किसी एंगल पर आकर के मान लो रुक जाता है किसी सर्टेन एंगल पर। तब इसमें क्या रिजल्टेंट फोर्स होगा, क्या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, इसकी बात करते हैं। कितने एंगल से बॉब झुकेगा इसकी भी बात करते हैं कि कितने एंगल से वह झुकेगा। आई बात समझ में? बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो अब साहब देखिए होता क्या है कि इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, mg इधर और इधर की तरफ m, अब इधर सूडो फोर्स लगा देना है। कार एक्सीलरेटेड है, किधर आगे सूडो फोर्स लग गया, कार एक्सीलरेटेड आगे सूडो फोर्स। बात समझ गए? mg अपने जगह पर, तब इस बॉडी पर दो फोर्स लग रहा है। अब इसका एक सब फिगर हम यहाँ पर बना देते हैं, ये बॉडी है, अब इस पर दो फोर्स लग रहा है, mg इधर और ma इधर। ठीक है, तो और एंगल तो पता ही है, जैसे मान लो कि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना साहब, कोई तकलीफ इसमें? तो ये एंगल जो है ये मान लो थीटा हो गया साहब। ठीक है, तो कोई दिक्कत है इसमें? अब यहाँ देखो ये थीटा हो गया, एम ए यहाँ पर इधर है, एम जी इधर है। एम ए आपका अगर ये एम ए है तो यह भी तो एम ए होगा कि नहीं होगा, बताओ? तो अब ये बताओ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एफ आर, तो रिजल्टेंट फोर्स दो फोर्स अब आपके पास है, एम जी नीचे इधर आपका एम ए, तो क्या करिएगा रूट अंडर एम जी का स्क्वायर और प्लस एम ए का स्क्वायर। बोलिए कोई तकलीफ है इसमें? तो एफ आर इक्वल टू रूट अंडर एम स्क्वायर जी स्क्वायर और प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। एम को बाहर निकाल दे साहब, तो रूट अंडर जी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो m बाहर निकाल दिया, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर हो गया इसमें? ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स हुआ, और रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो m और इसको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया साहब, और ये कितना हो गया, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। क्या हो गया? ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हो गया। अब फिर कितने एंगल से ये झुकेगा, इसके लिए यहाँ पर ये चाहिए हमको, तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेन थीटा। अब बताओ तो साहब टेन थीटा कितने के बराबर हो जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। ये पी ये बी, इसका मतलब एम ए अपॉन एम जी। एम एम खत्म हो गया साहब, तो टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो अगर थीटा की बात करें तो टेन इनवर्स ए अपॉन जी। बोलो कोई तकलीफ इसमें? थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन जी। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? फिर देख लीजिए एक बार, एम जी इधर एम ए इधर, दो फोर्स आपके पास है, एक इधर, तो रिजल्टेंट किधर, दोनों के बीच में कहीं भी है। तो सिंपल बात है साहब, कोई भी दो फोर्स होता है साहब, F1 इधर F2 इधर, तो रिजल्टेंट के लिए क्या लेते हैं साहब हम लोग,
क्या लेते हैं? रिजल्टेंट रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यही ना लेते हैं। दो फोर्स है और दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए mg इधर ma इधर, दोनों परपेंडिकुलर फोर्स है, तो रिजल्टेंट की बात तो रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, m स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर, मास को बाहर निकाल लिया, g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर में है तो रूट है यहाँ, तो m बाहर निकलेगा और ये रिजल्टेंट फोर्स होगा साहब। और रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन m यहाँ पर कट गया और ये आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। कैसा एक्सेलरेशन हुआ? या इसको इफेक्टिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इफेक्टिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। आई बात समझ में? क्या कहा जाता है? इफेक्टिव एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। अब यहाँ देखो कितने एंगल से मुड़ा ये निकालना है, मतलब ये एंगल चाहिए ना साहब, ये एंगल चाहिए, ठीक है, तो ये एंगल चाहिए, तो tan थीटा ले लिया इस एंगल में। देखो इसी का ये सब फिगर बना है यहाँ पर, ये देखो। अब ये ma है तो पैरेललोग्राम के हिसाब से ये ma होगा तो ये भी ma होगा, और ये तो mg इधर है, यहाँ ना लिख के आप यहाँ लिखो और ज्यादा सही है। ma mg tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साहब? p by v, मतलब दिस अपॉन दिस, तो tan थीटा इक्वल टू p by v, ma अपॉन mg, mm खत्म हो गया, a by g, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a अपॉन g। आई बात समझ में? अच्छा ये बताओ, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि एक्सेलरेशन कोई भी गाड़ी का g के बराबर है, एक्सेलरेशन कितना है कोई भी गाड़ी का? g के बराबर है, तो कितने एंगल से डॉल झुकेगा? क्या एंगल होगा बताओ साहब? 90। a बराबर g हो जाए अगर, तो एंगल क्या होगा? 90। अरे यार देखो, हाँ यहीं पर देखो तो a बराबर g कर लो तो tan थीटा कितना? a बराबर अगर g हो जाए तो tan थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू 45, है ना, थीटा इक्वल टू 45। ये आपको क्वेश्चन ऐसे बड़ा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्ट ऑलरेडी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और कई अच्छे बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कितने एंगल से झुकेगा, तो आपको थीटा का ये वैल्यू हुआ। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं। अगर a बराबर g हो गया, a बराबर g, तो थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू, अगर ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ तो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। अब देखो इसमें एक सेकंड और ध्यान दीजिए, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो गया और यहाँ पर ये थीटा की बात हुई। और इस पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए कोई भी डॉल अगर लटका हुआ है तो ऐसा भी होता है कि वो धीरे धीरे ऑसिलेट भी करता है, नहीं ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? पेंडुलम के जैसा बिहेव करे उसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो ये बताओ टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है? टाइम पीरियड का फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाय g। हाँ, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, क्या होता है टाइम पीरियड का फार्मूला? टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई रूट अंडर l बाय g। तो बस यही g के स्थान पर जो है यहां लगा देना है, क्या ये लगा देना है a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर और पावर ये रूट है 1/2। ये टाइम पीरियड का फार्मूला। आई बात समझ में? वैसे ये क्वेश्चन आपका SHM का हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हम लोग, है ना। जब SHM में जाएंगे तो वहाँ इसको डिटेल से बताएंगे। तो कभी कभी बीच में अगर इसमें क्या है थोड़ा सा जी लगा दिया तो एक क्वेश्चन और बन गया इसका, जो कि आगे के टॉपिक का है। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड 2 पाई रूट अंडर l बाई g, ये तो हम लोग जानते हैं। तो g के स्थान पर क्या करना है? इफेक्टिव लगा देना, इफेक्टिव g मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन। समझ में आया? g के स्थान पर क्या करना है? इफेक्टिव एक्सेलरेशन लगा देना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से टाइम पीरियड के लिए हो गया। बोले इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो
क्लास अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, तो फिर ठोको लाइक, सब्सक्राइब, है ना, और बेल आइकन भी दबा देना है। थैंक यू।